नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, खुले मंच से अजीत पवार ने चुनौती दी थी कि जहां कहीं शरद पवार रैली करेंगे, जवाबी रैली या फिर उनके हर एक आरोपों का सही सही जवाब दिया जाएगा। इसी कड़ी में शरद पवार इनकी पहली रैली हुई येवले में, यानी कि एनसीपी के कद्दावर नेता छगन भुजबल के चुनाव क्षेत्र में। और जैसे ही शरद पवार की रैली खत्म हुई, छगन भुजबल ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सड़क पर छगन भुजबल ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई से नासिक येवले के पूरे रास्ते पर छगन भुजबल ने जगह जगह अपनी गाड़ी रुकाई, उनका लोगों ने सत्कार किया। छगन भुजबल ये साबित करना चाहते हैं कि उन्हें भी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। और छगन भुजबल पहुंच गए नासिक, जहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की राजनीति में जिस नाम ने बहुत बड़ा तहलका मचाया था, उस नाम की री एंट्री हुई। वो नाम यानी तेलगी। वही तेलगी स्कैम, जिस स्कैम के चक्कर में छगन भुजबल को इस्तीफा देना पड़ा था। तब वो गृह मंत्री थे और छगन भुजबल ने जो इस्तीफा दिया, उस मामले में आज उन्होंने खुलासा किया कि तेलगी को पकड़ने वाले और कोई नहीं, वो खुद थे। बावजूद इसके उनके पास से इस्तीफा ले लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2003 मध्ये जे आहे तेलगी स्कॅम झाला, त्या तेलगीला मीच पकडलं, कारण मी होम मिनिस्टर होतो. त्याला मुका मीच लावला, सांगून की 16 वेळा याच्यावर कारवाई झालेली आहे, हा सुटता कामा नये. पण नेहमीप्रमाणे माझ्यावर मीच काहीतरी केलं असं बालंट आलं. आणखीन काही गोष्टी नंतर मी सांगेन. पण जेव्हा कळलं की हे काय विचित्र चाललेलं आहे आणि साहेबांनी सांगितलं तुम्ही राजीनामा द्या, कारण मंत्री म्हणून कसं काय जायचं चौकशीला त्यांच्यासमोर, तुमच्यावर आरोप झाले. ठीक आहे, मी राजीनामा दिला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ही केस घेतली, सगळ्या 2-4 राज्यातली होती, आणि सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडे ती केस सोपवा म्हणून सांगितलं, कारण देशभरातली केस होती ती. सीबीआयकडे केस गेली. सीबीआयने एक दिवस दिल्लीला मला बोलवलं, 1-2 दिवस समीर भाऊला पण बोलवलं. चौकशी पूर्ण झाली. त्यावेळेला बीजेपीचं सरकार दिल्लीमध्ये होतं. सीबीआयच्या चौकशीनंतर जी चार्जशीट दाखल करण्यात आली, त्याच्यामध्ये भुजबळ हे नाव कुठेही नव्हतं. याचा अर्थ कारण नसताना राजीनामा झाला. दोस्तों, जैसे शरद पवार ने एक इमोशनल कार्ड खेला, एक बुजुर्ग होने का कार्ड खेला और पुराने नेता होने का दांव चला, तो उसके सामने छगन भुजबल ने भी ओबीसी कार्ड चल दिया। उन्हें बिल्कुल 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा। उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि छगन भुजबल ने येवले में आकर क्यों सभा की। उनकी सभा तो और दूसरी 2 जगह पर भी होनी थी, अंबेगांव में होनी थी और 1-2 जगह होनी थी, लेकिन कहीं ना करते हुए उन्होंने येवले में इसीलिए सभा की क्योंकि शायद छगन भुजबल ओबीसी नेता हैं और शरद पवार उन्हें अनस्टेबल करना चाहते हैं। क्या कहा, आइए सुनते हैं। मला त्यांनी सांगितलं मी माफी मागतो. मला हेच कळलं ना की ते का आले. कदाचित त्यांना वाटलं असेल ओबीसीचा नेता आहे, त्याच्यामुळे आपण याच्याकडे अगोदर गेलं पाहिजे. फार महाराष्ट्रात देशामध्ये सुद्धा भाषणं करतो, हे महत्व पण त्यांना वाटलं असेल की हा ओबीसीचा नेता आहे, आपण याच्याकडे गेलं पाहिजे. पण माझं म्हणणं असं आहे की साहेब, मला वाईट वाटलं की तुम्ही माफी मागती. माफी कशाला मागता आणि किती ठिकाणी तुम्ही माफी मागणार? 50 ठिकाणी, गोंदियापासून कोल्हापूरपर्यंत तुम्ही माफीच मागत जाणार आहे का? तो दोस्तों, कुल मिलाकर तू डाल डाल तो मैं पात पात, इसी तरह का मंजर अब महाराष्ट्र के हर जिले में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर भारी कौन पड़ेगा, किसका पलड़ा भारी है? इमोशनल कार्ड चलेगा या ओबीसी कार्ड चलेगा?
इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव पुरोहित एक राजनैतिक विश्लेषक हैं, कई सारी डेटा एनालिटिक्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, चुनाव के साथ जुड़े हुए आंकड़ों का वो विश्लेषण करते हैं। वैभव जी, भारी कौन पड़ेगा? भारी पड़ेगा इमोशनल कार्ड या भारी पड़ेगा ओबीसी कार्ड? जहां तक मैं मानता हूं, सीनियर पवार ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि ये सीनियर पवार एक मास के लीडर है। सीनियर पवार ने कई सालों से राजनीति देखी है, उन्हें सब पता है कि किस क्षेत्र में कहां पर किसका प्रभाव है, कौन क्या कर सकता है, कौन मदद कर सकता है, कहां पर मदद कर सकता है, उन्हें लगभग मोटा मोटी सब पता है। दूसरा, जहां तक मैं समझता हूं, जातिवाद की राजनीति, ओबीसी की राजनीति महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में उस लेवल तक आई नहीं है। पिछड़ों की जो राजनीति थी, जिसे एसटी एससी वंचित बहुजन आघाड़ी ने पिछले लोकसभा चुनाव में काफी डैमेज किया था, लेकिन वो एक वर्ग था। ओबीसी राजनीति पे अभी तक इतनी पॉलिटिक्स में हुई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जातिवाद पर इतना वोट होगा। मोर और लेस सिंपैथी कार्ड एक उद्धव ठाकरे कैंप के साथ जो है, और दूसरा शरद पवार के साथ जो मिला है, वो तो वो भी है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार ही आगे होंगे। और मैं बता दूं, शरद पवार मास के लीडर माने जाते हैं। अगर आप मानो तो सातारा लोकसभा का हमने देखा हुआ है, उस चुनाव में उन्होंने 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से अपने उन्हीं के उम्मीदवार को हराया था, जो भाजपा में शामिल हुए थे। तो मैं ये मानता हूं, शरद पवार की एक अपील है, वो मास में है, लोगों में है, और निश्चित तौर पर सीनियर पवार ही भारी पड़ेंगे। एक एरिया हो सकता है, कुछ एरिया तक, जहां पर अजित पवार गुट अपना दबदबा कायम रख सके, लेकिन जब बात आती है पार्टी की, लोगों में कौन किस असर डाल सकता है, उसमें शरद पवार ही आगे रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, आज जो छगन भुजबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 टर्म से लगातार येवले से जीतता आया हूं, मैंने बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शरद पवार खुद मिसाल दिया करते थे कि येवले एक बेहतरीन जगह है, यहाँ पे बारामती के बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको क्या ये लगता है कि छगन भुजबल, चौंकी 4 टर्म से वहां पर एमएलए हैं, काफी रसूखदार नेता माने जाते हैं, शरद पवार को यहाँ कहीं ना कहीं पटखनी मिलेगी येवले में? नहीं कहना, अगर 4 टर्म है तो उस 4 टर्मों में आशीर्वाद किनका था, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उस समय उनके पास शरद पवार का आशीर्वाद था, और इसलिए लोग उनके साथ खड़े रहते थे। अब यहाँ पर जो उन्हें जो समर्थन मिलेगा, क्या बीजेपी के वोट्स उनमें ट्रांसफर हो पाएंगे? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ, नासिक से अपने ही बेटे को लोकसभा का चुनाव भी नहीं जिता पाए थे। तो इसलिए येवले में हो सकता है, उन्होंने 4 टर्म थे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके, तो हो सकता है उनका एक ग्राउंड बेस हो। लेकिन एक एरिया पे इन्फ्लुएंस पे मैं मानता हूँ, एक एरिया इन्फ्लुएंस जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। आप अपनी सीट बचा लो, लेकिन बाकी कहीं पर अगर अपना असर नहीं हो रहा है आपका, तो आपका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये समय बताएगा, लेकिन एट द मोमेंट मुझे ऐसा लग रहा है शरद पवार जी का थोड़ा दबदबा रहेगा जरूर। ये क्योंकि एक सिंपैथी, एक 83 साल का योद्धा जब मैदान जंग में है, तो वो लोगों के बीच में वो एक क्लिक होता है। और महाराष्ट्र में ये संघर्ष की जो राजनीति है, शिवाजी महाराज के समय से लोग उसे एसोसिएट कर जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सिंपैथी प्लस ये जो योद्धा वाला जो कार्ड जो अभी एनसीपी खेल रही है, ये निश्चित तौर पर उन्हें बेनिफिट कर सकता है। देखिए, आज जब छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके पहले उनको रामदास आठवले भी मिलने गए। कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ में दलित और उसके साथ में बीजेपी, ये इस तरह का कुछ समीकरण दिख रहा है। इस समीकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दलित वोट बेसिकली महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी को मिला करता था, और ज्यादातर कांग्रेस को मिला करता था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, एक अलग गुट खड़ा हुआ, वंचित बहुजन आघाड़ी। इन्होंने मुद्दे उठाए, और तब ये वोट कुछ उधर डाइवर्ट हुए। लेकिन
मोटा मोटी बीजेपी के पास कभी भी एसटी वर्ग का कभी वोट बैंक हुआ ही नहीं करता था। एक ऑल ओवर इंडिया भी ऐसा माना जाता है कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, बीजेपी पिछड़ों की पार्टी नहीं है। यूपी में तो पूरा चुनाव ही अगड़ा पिछड़ा करके ही समाजवादी ने लड़ा था, हालांकि उसका नतीजा उन्हें नहीं मिला। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि एससी एसटी वोटों का जो नुकसान है, और एक और नुकसान जो होगा एनसीपी के जो ये बागी जो गुट है, मुस्लिम वोट जो इन्हें मिलते थे वो बीजेपी के साथ जाने की वजह से इन्हें थोड़े कम मिलेंगे। तो ये नुकसान को कैसे काउंटर होता है, क्या बीजेपी के वोट सीधा ट्रांसफर होते हैं, और भी बहुत सारी पेचीदे किस्से मैटर है जो जो सॉर्ट आउट करना बहुत देखना पड़ेगा कि कैसे सॉर्ट आउट होता है इनके। जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आपने बिल्कुल सही और सटीक तरीके से विश्लेषण किया। तो दोस्तों, एक तरफ ओबीसी कार्ड है, दूसरी तरफ इमोशनल कार्ड है। 24 घंटे हो चुके हैं, शरद पवार इन्होंने अपनी रैली पूरी कर दी है, अपना दांव खेल लिया है, और अब काउंटर रिप्लाई मिल रहा है छगन भुजबल की तरफ से। देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता के गले में किसकी बात उतरती है। जनता छगन भुजबल इनके साथ बनी रहती है, या फिर जनता शरद पवार के साथ चली जाती है और यह साबित हो जाता है एक बार और कि येवले की सीट शरद पवार की है, छगन भुजबल की नहीं। दोस्तों, इस तरह की महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।